हेलो मेरी प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज शुरुआत हम करें प्राचीन भारत के इतिहास से। ठीक है, अब स्कूल में हम सभी को बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास। चलिए इससे आगे हम सबसे पहले देखते हैं कि जो प्राचीन इतिहास के जानने का स्रोत क्या क्या था। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत। ठीक है, अब स्रोत में 3-4 चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले देखिए पुरातात्विक स्रोत। इसमें लिखिए पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। दूसरा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। और तीसरा मेरा है विदेशी यात्रियों। विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, तो जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसमें हमको स्रोत मिलता है 3 चीज से। पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, अब इसको हम बारी बारी से देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर पुरातात्विक स्रोत। चलिए अगला स्लाइड ले लेते हैं। चलिए देखिए इसमें पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, अब देखिए इसमें मेरा पहला पॉइंट है कि पुरातात्विक, पहले पुरातात्विक है क्या या पुरातत्व शास्त्र किसे कहते हैं। देखिए प्राचीन वस्तुओं या इमारतों को, अवशेषों को जो अध्ययन किया जाता है उसी को बोला जाता है पुरातत्व शास्त्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो प्राचीन वस्तुओं या इमारतों को, अवशेषों का अध्ययन किया जाता है उसी को बोला जाता है पुरातत्व शास्त्र। तो पहले देखिए कि पहला पॉइंट बनाइए इसमें। देखिए प्राचीन वस्तुओं या इमारतों के अवशेषों का अध्ययन करना ही पुरातात्विक शास्त्र कहलाता है। ठीक है, मेरा पहला पॉइंट ये रहा। ठीक है, अब इसको समझिए कि जो प्राचीन वस्तुओं या इमारत के अवशेष है उसी को जो अध्ययन किया जाता है उसी को बोला जाता है पुरातत्व शास्त्र बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब इससे आगे चलते हैं हम। मेरा अगला दूसरा पॉइंट में देखिए कि जो भारतीय पुरातत्व शास्त्र है उसका पिता किसे कहा जाता है। तो लिखिए कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता, ये जो पिता है ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। लिखिए अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला स्लाइड लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम बताएं कि
प्राचीन इतिहास जानने का स्रोत था कौन? पुरातात्विक स्रोत था, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम कर रहे थे पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम देखें कि पुरातत्व शास्त्र क्या है। तो प्राचीन वस्तुओं या इमारतों को, अवशेषों को जो अध्ययन किया जाता है उसी को बोला जाता है पुरातत्व शास्त्र बोला जाता है। और पुरातत्व शास्त्र का जनक या पिता अलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाता है। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है अभिलेख या शिलालेख। ठीक है, तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण कुछ अभिलेख हैं उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए अभिलेख। अभिलेख या शिलालेख जो महत्वपूर्ण है उसको सिर्फ हम देखते हैं। तो एक तरफ लिखिए अभिलेख और एक तरफ उसका विषय लिखिए। लिखिए अभिलेख या शिलालेख। ठीक है, और एक तरफ उसका इधर लिखिए विषय, उसका क्या विषय था, विषय। ठीक है, चलिए इसमें पहले पॉइंट लीजिए और सबसे पहले लिखिए बुक जाए कोई अभिलेख। लिखिए भोगज कोई अभिलेख। ठीक है, ये आया था 1400 ईसा पूर्व में। 1400 ईसा पूर्व के ये है। ठीक, और इसका विषय ये था कि इसमें इंद्र, मित्र और वरुण का उल्लेख मिलता है। तो लिखिए इसमें इंद्र भगवान का, इंद्र वरुण और मित्र, इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए मेरा दूसरा है मस्की एवं, लिखिए मस्की एवं गुजरा अभिलेख। ठीक है, इसको क्या मिलता है? तो इसको मिलता है अशोक के नाम स्पष्ट अभिलेख में मिलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता है, इसमें लिखिए अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मस्की एवं गुजरा अभिलेख में मिलता है, अशोक के नाम अशोक मिलता है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। चलिए मेरा तीसरा देखिए, तीसरा लिखिए जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति था। तो इसको लिखिए समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा कि राजकवि हरिसेन द्वारा उत्कीर्ण किया गया था। लिखिए राजकवि हरिसेन द्वारा उत्कीर्ण। ठीक, तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है और किसके द्वारा? तो हरिसेन के द्वारा उत्कीर्ण किया गया था। ठीक है, अब चलिए इसे आगे चलते हैं। चलिए अगला एक लिख लीजिए एरन अभिलेख। एरन अभिलेख, इसका विषय क्या था? तो एरन अभिलेख में क्या होता है कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। ठीक है, इसलिए सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है और उसमें बोला जाता है शासक था भानुगुप्त। तो यहाँ पे लिखिए शासक भानुगुप्त। ठीक है, तो एरन अभिलेख महत्वपूर्ण है
इसमें सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है ईरानबेली की। उसमें अगर शासक की बात की जाए तो कौन था? भानुगुप्त थे। ठीक है, चलिए आगे लीजिए, भीतरी स्तंभ लेख लीजिए। अगर लिखिए भीतरी स्तंभ, भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, तो इसमें क्या मिलता है कि सर्वप्रथम भारत पर हुन आक्रमण की जानकारी मिलता है कि सबसे पहले हुन आक्रमण जो किया था भारत पे, उसका साक्ष्य मिलता है तो भीतरी स्तंभ लेख में। और उसमें शासक की बात करते हैं तो कौन था? स्कंदगुप्त था। तो इसमें लिखिए सर्वप्रथम, लिखिए सर्वप्रथम भारत पर हुनों का आक्रमण, हुनों का आक्रमण, और शासक यहाँ पे लिख लीजिएगा, शासक उसमें था स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त शासनकाल में हुनों ने आक्रमण किया था सर्वप्रथम भारत में। तो भीतरी स्तंभ लेख में सर्वप्रथम भारत पर हुनों द्वारा आक्रमण किया गया था। ठीक है, अब हम देखिए पूरा अभिलेख एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले था वज्रकोई अभिलेख, इसमें इंद्र, मित्र और वरुण इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, दूसरा था मत्स्य तथा गुज्जर अभिलेख, इसमें क्या हुआ था कि अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, तीसरा था समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें राजकवि हरिश्चंद्र द्वारा उत्कीर्ण किया गया था। और ईरान अभिलेख था, इसमें सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य मिलता है और उसमें शासक की बात करते हैं तो कौन था? भानुगुप्त थे। ठीक है, अगला हम देखें कि भीतरी स्तंभ लेख, इसमें था सर्वप्रथम भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था, शासक उसमें था स्कंदगुप्त थे। ठीक है, इतना हो गया मेरा कौन सा? अभिलेख। अब हम इससे आगे चलते हैं। मेरा अगला है कि सिक्के के थोड़ा सा राह देख लें, सिक्का क्या क्या था, सिक्के की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सिक्कों का अध्ययन क्या कहता है, तो सिक्कों का अध्ययन करता है उसे बोलता है मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, तो पहले लिखिए, अगला उसे लेते हैं। चलिए सिक्के, ठीक है, अब इसको चलिए देखिए इसका अध्ययन लिखिए, सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो सिक्कों जो अध्ययन करता है उसको बोलते हैं मुद्रा शास्त्र। ठीक है, मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए प्राचीन सिक्के, अगर हम देखिए प्राचीन सिक्के, ठीक है, प्राचीन सिक्के देखिए आहत, आहत का सिक्का, इसी को बोला जाता था पंचमार्क। प्राचीन सिक्का होता आहत, आहत। ठीक है, इसी को बोला जाता है। इसमें केवल क्या था? चिन्ह था, इसमें केवल चिन्ह था। ठीक, तो प्राचीन सिक्के में कौन था? आहत का सिक्का था, जिसे पंचमार्क भी इसी को कहा जाता था। ठीक, और आगे चलिए इसका अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए पहले स्वर्ण, स्वर्ण सिक्के। चलिए, तो सबसे पहले जो सोने का सिक्का चला था वो चला था हिंद यूनानी, लिखिए हिंद यूनानी, हिंद यूनानी के शासक द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो सोने का सिक्का चलाया था किसके द्वारा? हिंद यूनानी के शासक के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और इसको आगे लिखिए, नोट में कुछ महत्वपूर्ण लिख लीजिए। चलिए अगला स्लाइड ले लेते हैं। देखिए इसमें इसमें कुछ नोट में लिख लीजिए, पहला नोट में लिख लीजिए। सबसे पहले
पहले सोने का सिक्के हिंद यूनानी के द्वारा चलाया गया था। हिंद यूनानी द्वारा चलाया गया। ठीक है, दूसरा में लिख लीजिए कि सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त द्वारा चलाया गया था। चलाया गया। तीसरा पॉइंट क्या लिख लीजिए कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के ये चलाया गया था कुषाणों के द्वारा। चलाया गया। ठीक, देखिए 3-4 पॉइंट इसमें सबसे महत्वपूर्ण था। चलिए देखिए, मेरा पहले था सबसे पहले सोने का सिक्के चलाया था, जो कौन चलाया था? हिंद यूनानी के द्वारा चलाया गया था, याद रखिएगा, हिंद यूनानी। ठीक है, सर्वाधिक सोने के सिक्के की बात करते हैं तो गुप्तों के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और शुद्ध सोने का सिक्के किसके द्वारा चलाया गया था? शुद्ध सोने का सिक्के चलाया गया था कुषाणों के द्वारा। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट तीनों याद रखिएगा कि सबसे पहले सोने का सिक्के हिंद यूनानी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, दूसरा में था कि सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्तों के द्वारा चलाया गया था, और सर्वाधिक शुद्ध सोना किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा चलाया गया था। ये था सिक्के का राज। नोट में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि जो समुद्रगुप्त का सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है, तो लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए। ठीक, चौथा, ये समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया या चित्रण किया गया। देखिए, चित्रण किया गया। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर बीना बजाते हुए चित्रण किया गया। ठीक है, ये सिक्के का राज था। इतना ही था सिक्का। अब इससे आगे चलते हैं कि उसमें भवन, गुफा और स्मारक क्या क्या था। ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं। चलिए अगला स्लाइड ले लेते हैं। तो इसमें देखिए स्मारक, भवन और इमारत। ठीक है, या गुफा लिख लीजिए। ठीक, चलिए इसमें सबसे पहले पॉइंट लिखिए कि इमारतों को अवशेष आदि का जो अध्ययन किया जाता है उसी को स्मारक बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखिए पॉइंट कि जो पटना में चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज प्रसाद का अवशेष मिला है वो कहाँ मिला है? तो लिखिए पहला पॉइंट मेरा कि कुम्हार में, ये पड़ता कहाँ पे? पटना में। कुम्हार बोलते हैं, कुम्हार के पटना से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिला। ठीक है, तो पटना का कुम्हार जो है वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था, जो राजप्रसाद था, उसका अवशेष मिला है। ठीक है, इससे आगे चलिए। मेरा अगला पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अशोक द्वारा बराबर में 4 पहाड़ गुफाओं का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो लिखिए अशोक द्वारा बराबर
बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा बनाया गया था। ठीक है, अभी 4 गुफा कौन कौन था जो देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 4 गुफा में देख लीजिए। ये 4 गुफा में सबसे पहले लिखिए सुदामा। कौन था? सुदामा, लिखिए सुदामा। दूसरा था कर्ण चौपाल, कर्ण चौपड़। तीसरा था विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी। और जो चौथा था वह था लोमस। ठीक है, लोमस। ये जितना भी बनाया गया था ये आजीविकों को रहने के लिए बनाया गया था। जो भी आजीविक था उसको विश्राम करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या था, मेरा सुदामा था, दूसरा था कर्ण चौपड़, और तीसरा था विश्व झोपड़ी, और चौथा था लोमस। ठीक है, तो 4 वो अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों में गुफा बनाया गया था। ठीक है,